बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज प्रोग्राम के आगाज़ में अगर मौसम के बारे में बात ना की जाए तो काफ़ी ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान भर में बारिशों का हम सुन ही रहे थे। बेशतर शहरों में बारिशें हो रही थीं, कराची में बारिश नहीं हो रही थी। यहाँ हम रोज़ाना बादलों की आंख मचोली देखते थे सूरज के साथ, और बस बारिश के इंतज़ार में रोज़ का दिन हर रोज़ बस इसी तरह इंतज़ार ही बढ़ता जा रहा था। तो कल हल्की हल्की बारिश होते होते कल बिल्कुल ऐसा खूबसूरत और खुशगवार मौसम हो गया कराची का कि जैसे सारे मौसम के हवाले से दुआएं मांगने वाले लोगों की दुआएं कबूल हो गई हों। तो ये जैसे ही बारिश हुई तो यहाँ पे पकौड़ों का और ये सारा सिलसिला शुरू हो गया, कुकिंग वगैरह का। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी तो बारिश होनी होती है। मगर खैर मैंने तो बारिश को भरपूर तरीके से एंजॉय किया। बेशक थोड़ी थी, मगर मैंने उसको जितना मैक्सिमम एंजॉय कर सकता था वो किया। खैर, कुकिंग और बेकिंग की बात हो रही तो आपको बता दें कि अगर आपकी उम्र 20 से 22 साल के बीच है, सॉरी 12 से 20 साल, यस 12 से 20 साल के बीच है, और आप अगर कुकिंग और बेकिंग के हवाले से कुछ थोड़ा सा जानते हैं तो आपको ये वीडियो जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ ये ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आइए देखते हैं। जी दोस्तों, तो ये है मौका, इसको जो है अवेल करना चाहिए इस चांस को। खैर, खाने पीने के हवाले से हम सब कोशिश करते हैं कि बेहतरीन खाना खाएं, मगर हर एक के नज़दीक बेहतरीन का जो जो मतलब है वो अलग अलग है। और खाना पीना हम लोग अपने सिर्फ ज़ुबान के चस्के के लिए या फिर वैसे गलत इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, मालूमात के मुताबिक हम जो खाना खाते हैं उससे हमारी सेहत को नुकसान हो रहा होता है। आज मैं अपने प्रोग्राम में जो बात करने वाला हूँ, प्रोग्राम के पहले हिस्से में ख़ास तौर पे जो बात होगी वो एक बड़े सीरियस एक प्रॉब्लम के बारे में होगी। यानी कि आपको अगर पता चले कि हर 8वां शख्स पाकिस्तान में वो गुर्दे के अमराज में मुब्तला है, और ये शरह बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो अचानक फ़िक्रमंद होते हैं ना हम लोग। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे अपने प्रोग्राम में कि आखिर ये गुर्दे के अमराज इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं। क्या हमारी खुराक में कोई कमी है, या कोई पानी में कोई ऐसा मसला है, या क्या हम अपना ख्याल नहीं रखते कि ये क्या वजह क्या है ये इसकी। हमने जो शरह बढ़ रही है उसको कम करना है हम। तो मेरे साथ मौजूद हैं रहमान फाउंडेशन से एक मेहमान, जो पाकिस्तान भर में जितने भी गुर्दे के जो मरीज़ हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ साहब किडनी स्पेशलिस्ट हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे डॉक्टर साहब, वाकई 8 में से एक शख्स, यानी कि हर 8वां शख्स जो है वो गुर्दे के अमराज में मुब्तला होना, ये बहुत बड़ी रेशो है। ये कोई ब्लड प्रेशर तो नहीं है कि मतलब हर तो कुछ लोगों के बाद एक शख्स आपको मिल जाए इस मर्ज़ में मुब्तला। तो इसकी वजह क्या है, क्यों ये मर्ज़ इतना बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में? फ़हीम भाई, आपने बड़ी प्यारी बात अभी की खुद ही कि असल में क्या खुराक की कमी है या खुराक की ज़्यादती है या पानी की कमी है। तो मैं समझता हूँ जो बेशुमार वजूहत हैं, 10-12 वजूहत हैं गुर्दे ख़राब होने की, लेकिन उसमें एक वजह हमारी खुराक की ज़्यादती भी है। हम खुराक तो बड़ी अच्छी ले रहे होते हैं, बड़ी मुर्गन ग़िज़ाएँ, पराठे,
देसी घी और ऐसी चीज़ें मुर्गन ग़िज़ाएँ ले रहे होते हैं जान छन बनाने के लिए, जी जी। और लेकिन हम उसको बर्न नहीं कर रहे होते, उस खुराक को, उसका हक अदा नहीं कर रहे होते। जैसे हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं या गांव के लोग हैं, मेहनत भी करते हैं, खाते पीते भी हैं, लेकिन वो खेती बाड़ी भी करते हैं, साइकिल पे मेहनत भी सफ़र करते करते हैं, थे, साइकिल साइकिल पे चलाते सफ़र थे, करते हाँ, हैं, पैदल तो चलते थे। अभी तक वो माशाल्लाह बेहतर हैं। हाँ। हम लोग खुराक लेते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, वर्जिश नहीं कर रहे होते, उस खुराक का हक अदा नहीं कर रहे होते। रात को 2-2 बजे पिज़्ज़े खा के बेड पे पड़े रहते हैं, ऐसे ही है। तो वो कैसे बर्न होंगे वो भला? वही असर हमारे आ रहा है, हमारे मैदे पे, हमारे जिगर पे, हमारे गुर्दों पे। फिर पानी का जो हमारा इस्तेमाल है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। आजकल गर्मियों का सीज़न है, गर्मियों में हम लिक्विड तो ले रहे होते हैं, लेकिन लिक्विड हम कोल्ड ड्रिंक की शक्ल में या और मशरूबात की शक्ल में ले रहे होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। अच्छा। और ये जितनी भी फिज़ी ड्रिंक हैं वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, और पानी का अच्छा, वैसे इस्तेमाल इसके लेना बारे चाहिए। में कहते हैं फिज़ी ड्रिंक्स के बारे में ये कि ये ठीक नहीं है, किस हद तक ठीक नहीं है? मतलब एक होता है ना कि बस ठीक है, हल्का सा जिस तरह चाय पीने का भी नुकसान तो है थोड़ा सा, मगर वो चाय सारे ही पीते हैं, तो क्या इतना सा ही इसका फ़र्क पड़ता है या कोई वाकई कोई मेजर असर डालती हैं ये हाँ, देखिए कोल्ड जी, ड्रिंक्स पहली बात वगैरह? जो हमारी चाय हम जो लोग पीते हैं, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, हम जो चाय पीते हैं दूध में पत्ती या पत्ती में दूध, जो हमारी चाय है, बेसिकली चाय है क्या, वो काली पत्ती को चाय कहा जाता है। जी हाँ, पत्ती को बाहर चाय कहते हैं, हाँ, चाय सही है। कहते हैं। बाहर के मुल्कों में मैं रहा हूँ, वहाँ पे मैं देखा, वहाँ पे सुलेमानी कहवा चाय कहते हैं इसे। ठीक है। काली पत्ती का कहवा होता है, जी हाँ, उसी को जी चाय हाँ। बोला जाता है। ठीक है। बस चाय भी हमारी जो हम बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक का भी अपना क्या असर है, हम जितना ले रहे हैं और जितनी कोल्ड ड्रिंक हम इस्तेमाल हो रही है, उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट है हमारे किडनी के ऊपर। अच्छा। और ख़ास तौर पे ये रमज़ान बड़ा रहमतों वाला महीना आता है, बड़ी बरकतों वाला। हम ये महीना मिल रहा होता है, बड़ा ख़ास बोनस मिल रहा होता है कि 11 महीने में हम बेतरीके से खाने खा रहे होते हैं, अपने मैदे को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से मौका मिलता है कि हम इसमें अब भूखा रहें, अपने जो एंजाइम है मैदे के उसको ठीक कर सकें, मैदे को बेहतर बना सकें। लेकिन बल्कि हम उतना ही देखा गया ईद के बाद, रमज़ान के बाद, कि वज़न जो हमारा 2-3 किलो कम होना चाहिए, 2-3 किलो बढ़ा होता है वज़न हमारा। जी जी जी। हमारी वो डर के मारे हम जो सैरी के टाइम ले रहे होते हैं खुराक और के, इतने खाए होते हैं सर? और ये समोसे और इस तरह की चीज़ें, कचौरियाँ और पता नहीं, मगर हम इफ्तारी में जो ले रहे होते हैं, वो बल्कि उस रोज़े का भी जो हक होता है, जो हम उसका मकसद होता है, वो फ़ौत हो रहा होता है। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ यार अपनी खुराक का ख्याल करें, अगर आप खुराक ले रहे हैं अच्छी तो बंद करें, वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें। सर आप बात कर रहे थे रोज़े के हवाले से कि रोज़े में वो आप भूखा रहते हैं तो उसमें उससे भी फ़ायदा हो रहा होता है आपके जिस्म का, मैदे का। तो रमज़ान में तो एक रूटीन के हिसाब से हम अपने आप को खाली पेट रख रहे होते हैं, तो रमज़ान के बाद ये जो डाइटिंग के चक्कर में लोग खाली पेट और भूखे रह रहे हैं, क्या ये भी अच्छा है मैदे के लिए? देखें जी, मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा इसको ख्याल करना पड़ेगा, हमें अपने मैदे का, डाइटिंग तो के लिए मैं हक़ में नहीं हूँ, लेकिन हमें अपनी खुराक मुतवाज़न रखनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। जो मौसमी फल आए हैं उनका मज़ा लेना चाहिए, फल खाने चाहिए, ज़्यादा सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, मुरक्कन ग़िज़ाओं की तरफ कम आना चाहिए। हमारा जंक फूड इतना तेज़ी से फैल रहा है हमारे बच्चों के अंदर, ये बर्गर, ये शवारमे, ये इस तरह की चीज़ें खा खा के हमारी बच्चियों ने जो जवान होना होता है बहुत जल्दी जवान हो रही हैं, उनके हार्मोन्स के अंदर तब्दीली आ रही है। पहले 14-15 साल की बच्ची जवान होती थी, अब 12-13 साल की बच्ची के अंदर तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। बजाय माँ बाप पहले बताना, उनको बताएं कि आपके अंदर चेंजिंग आनी है, वो बच्ची पहले आगे बता रही होती है। मैं स्कूल में कोई भी जो प्रॉब्लम आ रहा होता है वो माँ बाप को खुद बता रही होती है आगे। अवेयरनेस नहीं है, अपने बच्चों को ना दे रहे हैं, ना खुराक की तरफ ले जा रहे हैं, ना ही उनको, हम ये चाह रहे होते हैं खाए पिए जान शान बने, लेकिन ये नहीं पता कि उसका हमारी बॉडी को कितनी ज़रूरत है, हमें कितनी, ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा खुराक लेके यूरिक एसिड बढ़ा लें, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए, या हमें, मैं समझता हूँ कि इसमें हमें बड़े इत्तेदाल के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। अच्छा ठीक है, आपने ये कहा कि खाने की ज़्यादती इसकी खाना ना बर्न करना ये भी एक रीज़न है, एक वजह है। ठीक। मगर खाने के क्या हमारी खुराक में तो कोई ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, मतलब जिसकी वजह से गुर्दे के अमराज बढ़ रहे हैं?
देखिए फ़हीम भाई, गुर्दे के मराज में बेशुमार वजूहत हैं, लेकिन जैसे मैंने ज़िक्र कहा कि शुगर पहली वजह है, ब्लड प्रेशर हाई रहना दूसरी वजह अच्छा, है, सही है। प्रोटीन का आना यूरिन में तीसरी वजह है, फिर स्टोन्स का बार बार बनना, पानी का कम इस्तेमाल करना, इस तरह कुश्ता जात हैं, हमारी सेल्फ मेडिकेशन है, क्या मतलब एक्सरसाइज ये ना कुश्ते कर। अच्छे नहीं होते जो खाते आ कुश्ता रहे हैं जात कुछ ऐसे बनते सदियों हैं, से? बनाए जाते हैं जो ताकत के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन हम हमारी वही बात आ जाती है, हमारी बॉडी बाज़ लोगों की कबूल नहीं करती, वो मैदे पे और जिगर पे और गुर्दों पे असर कर देते हैं। अच्छा, इस तरह जो हम खुराक ले रहे होते हैं, इस खुराक के अंदर भी हम मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा ले रहे हैं इस टाइम, बहुत तेज़ी से हमारा, मैं नाम कहना नहीं चाह रहा ज़्यादा, इस टाइम हमारी जो खुराक के अंदर जो हमारी मुरगन ग़िज़ाएँ हैं वो अच्छी नहीं हैं। तो फिर वही बात है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, बर्न नहीं करते, पसीना नहीं लाते अपना। सही है। तो ये हल मौजूद है कि अपने आप को गुर्दे के अमराज से बिल्कुल बचाया रखा जा सके हमेशा, या जो लोग अभी जिन्हें हाल ही में कोई गुर्दे में के बारे में, गुर्दे के किसी मर्ज़ के बारे में पता चला है या अभी बड़ी इनिशियल स्टेज पे हैं, वो अपने आप को बिल्कुल सेहतमंद और तवाना रख सकते हैं? जी, पहली बात तो जो अल्लाह का एहसान है, जो ठीक है, हम लोग तंदुरुस्त हैं और मसला नहीं है गुर्दों का, तो हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमें अपने एक टेस्ट होते हैं गुर्दों के RFT, वो करवाने चाहिए। पता चलता रहे कि ठीक। हमारी गुर्दों की क्या पोजीशन है, यूरिया कितना है, क्रिएटिनिन कितना है हमारे ब्लड के अंदर, और जो फास्फोरस मादे हैं वो कितने हैं, इलेक्ट्रोलाइट कितने हैं, ये टेस्ट करवाने चाहिए। नंबर 2, हम अपनी खुराक को मुतवाज़न रख के, बर्न करके, एक्सरसाइज करके, वर्जिश करके हम बच सकते हैं गुर्दों के अमराज से। और है। अगर किसी को मसला आ गया है, खुदा न खास्ता उसका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया है और किडनी का फंक्शन जो है वो कम हो गया है, तो वो भी गुजारा कर सकता है काफ़ी अरसे तक लाइफ को, यानी कि मुरगन ज़ाय कम करके और खुराकें कम करके, जो बेहतर नहीं है, तो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल सही हो गया। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएँगे तो आप दोस्तों की कॉल्स हम शामिल करेंगे। जो भी हमारे दोस्त गुर्दे के अमराज के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं, तो हमारे साथ किडनी स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़, तो इनसे आप सवाल वगैरह कर सकते हैं। और हम वक्फे से वापस आएँगे तो हम बात करेंगे कि इन अमराज के इलाज जो है वो क्या-क्या हैं और किस तरह पाकिस्तान में जो है वो गुर्दे के अमराज अमराज में मुब्तला लोग जो हैं वो परेशानी में। तो मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमारे साथ किडनी स्पेशलिस्ट जनाब डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब मौजूद है। रहमान फाउंडेशन से इनका ताल्लुक़ है। मुल्क भर में जो इनके डायलिसिस सेंटर्स हैं वहाँ पे बिल्कुल फ्री गुर्दों के अमराज का इलाज कर रहे हैं और पाकिस्तान भर से लोग जो हैं वो बिल्कुल फ्री अपना डायलिसिस जो है वो भी करवा रहे हैं। एक मरीज़ के लिए, एक परेशान आदमी के लिए एक बहुत बड़ी एक उम्मीद की तरह काम कर रहे हैं ये रहमान फाउंडेशन वाले। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे वक़ार भाई। अच्छा, हमने वक्फे से पहले बात की वजूहात के बारे में कि क्या वजूहात क्या हैं, आपने वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो आपने बताई कि इन वजूहात की वजह से, इन चीज़ों की वजह से गुर्दे के अमराज में इजाफ़ा हो रहा है और हर 8वां शख्स जो है वो गुर्दे के अमराज में मुब्तला है। अब हम आ जाते हैं अलामात की तरफ कि हमारे यहाँ उस वक्त किसी मर्ज़ के इलाज की तरफ जाया जाता है जब वो मर्ज़ 80% अपना काम कर चुका होता है। वो अचानक पता चला, जनाब चेक किया, वो हार्ट का मसला हो गया, जब कोई भी मसला हो गया, जब डॉक्टर के पास गए उसने कहा नहीं जी नहीं, ये तो मसला बड़ा ख़राब। तो अब वो सिर्फ़ सर्वाइव करने के लिए जो थोड़ा सा परसेंटेज जो सेहत बाकी होती है उसके ऊपर हम जो है ना सारा फोकस कर रहे होते हैं। तो कैसे पता चलता है कि ये अमराज जो हैं गुर्दे के हैं, इसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है? कोई सिम्टम्स क्या होते हैं, ज़रा ये बताएं हमें। फहमी, पहली बात ये है कि अभी जो सर्वे हुआ पाकिस्तान के अंदर, 90% लोगों को पता नहीं चल रहा जब उनके गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर 90% लोगों को तब पता चलता है जब उनके गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं। जब हॉस्पिटल में जाया जाता है, इमरजेंसी में जाते हैं, अजीब से सिम्टम आते हैं, उन सिम्टम को जब पता चलता है कि ये गुर्दों का मसला है,
अब गुर्दे वाश होंगे, तो एक मरीज़ के ऊपर बड़ा एक, मैं समझता हूँ यानी पूरे ख़ानदान के ऊपर एक छोटा सा एटम बम कह लें गिरता है कि ना अब इसके गुर्दे वाश होंगे, और मरीज़ को पता नहीं होता मेरे साथ हो क्या रहा है। गुर्दे वाश सुन के और घबरा जाता है। और गुर्दे वाश करने का मतलब ये नहीं होता कि गुर्दे निकाल के उसको साफ़ करके सर्फ से वापस जिसमें डालें। ये तो डायलिसिस को कहते हैं ना उसी शायद? को कहते हैं, ब्लड साफ़ करने के अमल को हम कहते हैं जी गुर्दे वाश हो रहे हैं, डायलिसिस हो रहे हैं। तो बहरहाल वो करवाने पड़ते हैं उस वक्त। हम उससे पहले अगर रोका जा सकता है, अगर हम थोड़ा ख्याल कर लें, तो ये सिम्टम, पहले अगर हम सिम्टम की बात करें तो सिम्टम बड़े अजीब से आते हैं। जब किसी के भी गुर्दे ख़त्म होते हैं तो सिम्टम, तो गुर्दे में दर्द नहीं होती, पहली बात तो ये है। ठीक है, सिम्टम क्या होते हैं? मतली होती है, ठीक है, मतली का होना, उल्टी का आना, सांस का फूलना, घबराहट होना, कमज़ोरी का होना, भूख का ना लगना, रात को सोते हुए आँख का खुल जाना, घबराहट होना, सांस का फूलना, ये 5-6 सिम्टम बड़े अजीब से आते हैं। ओके। अब इसमें गुर्दे नज़र ही नहीं आ रहे हमें, हाँ बिल्कुल। हमें लग ही नहीं रहा कि हम समझ लेते हो कोई और मसला आ रहा है, हार्ट का मसला आ रहा है, दमे का मसला आ रहा है, कोई और मसला हो रहा है, कोई लंग्स में पानी आ रहा है, कोई हम और तरफ इलाज करवा रहे होते हैं। सही है। और जब पता चलता है कि ब्लड टेस्ट होता है और कोई अच्छा समझदार डॉक्टर बताया जी आप अपने RFT टेस्ट करवाएं, तब पता चलता है कि ब्लड के अंदर यूरिया तो 150 पे पहुंचा हुआ है, 200 पे पहुंचा हुआ है, क्रिएटिनिन 1 की बजाय 9 पे पहुंचा हुआ है, 6 पे पहुंचा हुआ है। ये इंसान की विल पावर पे डिपेंड कर रहा होता है कि विल पावर कितनी है। अब जो हमारे सरहद के लोग हैं, पठान लोग हैं, उनकी विल पावर ज़्यादा है, उनको जल्दी पता नहीं चलता। अच्छा। कराची के लोग हैं, यहाँ की थोड़ी विल पावर कम है लोगों की, अच्छा। वाइटल फोर्स कम है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी वाइटल फोर्स इंसान की कुफ्ते मुताबिक कितनी है। बाज़ लोगों को बहुत एंड में जाके पता चलता है, बाज़ लोगों को शुरू में पता चल जाता है। जो अक्लमंद लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपने लाजमन साल में टेस्ट करवाते हैं, ब्लड के टेस्ट करवाते हैं, गुर्दों के टेस्ट होते हैं RFT, वो करवाते हैं। उससे पता चलता है कि हमारे गुर्दे कितने काम कर रहे हैं। तो RFT किसी को भी करवा लेना चाहिए? हर किसी को करवाना चाहिए। जो भी मैं समझ तो प्रोग्राम देख रहे हैं जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में, हमें हर शख्स को साल में एक दफ़ा अपने लाजमन टेस्ट करवाने, मेडिकल टेस्ट, गुर्दों के टेस्ट, RFT टेस्ट करवाने ही हैं, ताकि पता चले कि हमारी क्या पोजीशन है, हमारे गुर्दे कितने काम कर रहे हैं, हमारे ब्लड के अंदर यूरिया कितना है, हमारा क्रिएटिनिन कितना है, हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, हमारा पोटाशियम का लेवल कितना है, कैल्शियम का लेवल कितना है। हमें ये टेस्ट लाजमन करवाने हैं। बिल्कुल सही होगा। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी जी, अशरफ भट्टी जी, कहाँ से फ़ोन किया भट्टी साहब? लाहौर से। लाहौर से। क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे भाई हैं, उन्हें प्रॉब्लम है प्रोस्टेट का। काफ़ी देर से वो मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन कोई अफाका नहीं हो रहा है। जो उनकी वो रिपोर्ट आती है अपना, उसमें वो उनका जो साइज बढ़ता जा रहा है। वो दवाई भी देते जा रहे हैं, लेकिन यूरिन का भी प्रॉब्लम है साथ साथ। तो उसके लिए क्या ऑपरेशन ही है, सर्जरी होगी, या कोई दवाइयाँ भी इसका हल है प्रोस्टेट का? जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। ये प्रोस्टेट का सर्जरी भी एक हल है। हम देखते हैं कि साइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा मसला आ रहा है, तो वहाँ पे सर्जरी करवा लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर कोई ज़्यादा मसले नहीं है और वहाँ पे कवर किया जा सकता है, कुछ ऐसी हर्बल मेडिसिन है, उससे पेशेंट को कवर किया जा सकता है। ख़ास तौर पे एक छोटा सा मैं बताना चाहूँगा कि सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और सब्ज़ इलायची का कहवा जो है, ये दिन में 5-6 दफ़ा इस्तेमाल किया जाए, ओके। उसमें काफ़ी बेहतरी आ जाती है। और चावल हैं, मुर्गन ग़िज़ाएँ हैं, चिकन है, कुछ और सब्ज़ियाँ हैं जिसमें बादी सब्ज़ियाँ कह लें, वो दालें हैं, उनका थोड़ा हम परहेज़ करवाते हैं ताकि पेशेंट रिलैक्स रहे, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अगर डाइट को अच्छे तरीके से कंट्रोल करके लिया जाए तो चीज़ें वैसे भी बेहतर हो सकती हैं, है ना, और परेशानी से बच सकते हैं हम लोग। ठीक है, अलामात आपने बताई कि ये अलामात हो सकती हैं। हमने अमूमी तौर पे यहाँ पे जो सुना वो बस यही होता था कि किसी के गुर्दे में पथरी आ गई, तो उसकी क्या रीज़न होती है, वो क्यों पैदा होती है, और ये क्या कोई एक ही किस्म की पथरी होती है, क्या होता है ये ज़रा तो इस बारे में तो बताएं। फ़हीम भाई देखें, स्टोन्स हमारे मुख्तलिफ बनते हैं, हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ पैदा होते हैं, और ये स्टोन्स का बार बार बनना भी एक वजह है गुर्दे बार खराब बार होने बनते की। हैं, ओके। और बार बार बनना, ज़्यादा बनना, और कुछ स्टोन्स हैं जो आपको तंग नहीं करते, नुकसान नहीं पहुँचाते, कुछ स्टोन्स होते हैं जो आपको तंग करते हैं, ख़राब करते हैं। तो अगर बार बार स्टोन्स बन रहे हों तो अगर स्टोन निकले तो हमें चेक करवा लेना चाहिए कि पता चले कि कौन सा स्टोन्स पैदा हो रहा है हमारे। अच्छा, स्टोन भी अलग अलग होते हैं जो बन रहे होते हैं? कोई एसिड का है, कोई कैल्शियम का है, कोई ऑक्सीलेट का है, मुख्तलिफ स्टोन्स पैदा होते हैं। बहरहाल
हम बात में करना चाहूँगा जो सबसे अहम है फ़हीम भाई, कि हमने एक काम किया है, जैसे फ्री डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं हम पूरे पाकिस्तान के अंदर, एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम। ये बहुत बड़ी खिदमत है जो हम पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए। हमने टेस्ट भी फ्री कर दिए हैं। ये जो टेस्ट हैं, मेडिकल टेस्ट हैं, कोई करवाना चाहे, जो प्रोग्राम देख रहे हैं ख़ासतौर पर कराची में जो लोग देख रहे हैं, अगर वो टेस्ट फ्री करवाना चाहें तो हमारा सेंटर हाज़िर है। ठीक है, आपका कराची में सेंटर है? हमारा गुलशन इकबाल 4 के अंदर है। गुलशन इकबाल 4 के अंदर। और उसके अलावा पाकिस्तान भर में आपके कितने सेंटर? हमारे लाहौर में है सेंटर, हेड ऑफिस हमारा लाहौर में है, फैसलाबाद में हमारा सेंटर है, जेलम के अंदर है, इस्लामाबाद के अंदर है। तो इन सारे शहरों में इसी तरह सब जगह फ्री है, फ्री डायलिसिस हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और माशाल्लाह। फ्री टेस्ट भी हो रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं लोगों को अवेयरनेस हो। हम ये प्रोग्राम करने का मकसद भी ये सिर्फ अवेयरनेस है। ठीक, लोग अपने टेस्ट करवाएं, अपनी खुराक का ख्याल करें, क्योंकि जो एक बंदा डायलिसिस पे चला जाता है, फैम भी पूरा ख़ानदान, वो पूरा घर जो है ना वो परेशान हो जाता है। हाँ, डिस्टर्ब हो जाते हैं सारे। महंगा इलाज है, मुश्किल इलाज है। मैं यूके में रहा हूँ, इंग्लैंड ड्यूटी के लग अंदर जाती किसी की, लेके जाना लेके आना। पूरा एक एक दिन पूरा ज़ाया हो जाता है। जी हाँ, जी हाँ। यूके के अंदर मैं रहा हूँ, वहाँ देखा है कि गाड़ियाँ आती हैं घर से लेके जाती हैं, डायलिसिस करवा के छोड़ के जाती हैं। फ्री, वहाँ भी फ्री है, गवर्नमेंट कर रही है। हम तो इदारे कर रहे हैं ना, हम जैसे हम NGO फलाई इदारा ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट का काम है ये। हमारे पाकिस्तान के अंदर बड़े दुख से कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट आटे में नमक के बराबर काम हो रहा है, बहुत कम काम हो रहा है। इस पे काम होना चाहिए, इस फील्ड पे। सही। बस अल्लाह करे कि जो अरबाब इख्तियार हैं उन्हें थोड़ी सी फ़िक्र महसूस हो कि ये भी एक जगह है जहाँ पे काम की ज़रूरत है। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं जुनेद भाई गल कर रहे हैं जी कमालिया को। जुनेद बात कर रहे हैं कमालिया से। आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहेंगे? भाई मैंने पूछना है आपसे, मेरी छोटी सिस्टर है, उनको किडनी का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। ठीक है, आप डॉक्टर साहब से बात करें आप। मैं वो मतलब भी 1 साल से हम इलाज भी करवा रहे हैं, उनका ऑपरेट करवाया, किडनी में उनके पथरी थी, ठीक है, वो हमने निकलवा लिया ऑपरेट के जरिए। अब उनके डायलिसिस हो रहे हैं। फर्स्ट ऑपरेट से पहले उन्होंने पहले ही डायलिसिस पर लगाते थे, जिसकी वजह से हम डायलिसिस अब छोड़ नहीं सकते। ये डॉक्टर साहब से पूछना था, यूरिया और क्रिएटिनिन कम नहीं हो रहा डायलिसिस के अलावा, अगर इसकी कोई मेडिसिन है या कोई और तरीका का जिससे हमारी ये डायलिसिस से जान छूट जाए। बात करना चाहेंगे, पूछना जुनेद भाई, चाहेंगे? इसमें ऐसा होता है कि शुरू में चांसेस होते हैं, 2-4 डायलिसिस हुए हों, केस जो क्रोनिक में ना गया हो, वहाँ पे रोकने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा हो गए, 1 साल जैसे आप बता रहे हैं, तो फिर हमें डायलिसिस करवाने ही पड़ते हैं। हम भी करवा रहे हैं, लोगों के फ्री कर रहे हैं। बल्कि कमालिया अभी उस साइड पे नहीं हम गए। इरादा है, ख्वाहिश है कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर डायलिसिस सेंटर बनाएं। लेकिन अच्छा मशवरा यही है कि आप लाजमन करवाएं, और यूरिया क्रिएटिन के लिए कम किया जा सकता है, कोशिश करें। वो चंद खुराकें हैं जिनको ना लें, जैसे भिंडी है, बैंगन है, अरवी है, पालक है, साग है, इस तरह चने की दाल है, माश की दाल है, केला है, आजकल जामुन आए हुए हैं। तो चंद खुराकें आप अगर ग़िज़ाई चार्ट लेना चाहें कोई शख्स, तो ये हमारी वेबसाइट से लिया जा सकता है। हमने कोई 2.5 साल की मेहनत की है इसमें कि कौन सी खुराक क्या करती है हमारे जिस्म में। वेबसाइट क्या है आपकी सर? हमारी रहमानफाउंडेशन.org, ओके, तो उससे लिया जा सकता है। उस ग़िज़ाई चार्ट को फॉलो करते हुए कुछ बेहतरी आ जाएगी आपको। हाँ। ठीक है, ठीक हो गया, बिल्कुल सही होगा जी। अभी एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो फिर हम ज़रा इसके इलाज के हवाले से बात करेंगे कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है, पाकिस्तान में क्या क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। और आप माशाल्लाह अगर एक आम आदमी हो के पाकिस्तान के 5-6 शहरों में इस तरह जो है वो काम कर सकते हैं, तो बाकी लोग अपनी एफ़र्ट से कितना हिस्सा डाल सकते हैं और वो कितने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, तो ये भी हम आपसे बिल्कुल पूछना चाहेंगे। एक छोटा सा वक्फा है जी, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम गुर्दे के अमराज के हवाले से बात कर रहे हैं। और आप दोस्त भी रब्ता कर सकते हैं, हमारे साथ डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब हैं, जिनसे आप अपने बारे में या अपने किसी अज़ीज़ के बारे में पूछना चाहें, अगर गुर्दे के अमराज का कोई है कुछ सवाल तो आप ज़रूर कीजिएगा। सर, हम बात कर रहे थे किडनीज़ के फेल हो जाने के हवाले से, वो हमने वक्फे से पहले बात की थी, मगर उस पर कोई
तफसील से बात नहीं हो सकी। तो ये किडनीज फेल कब होती हैं और ये कब, अब पता तो चल जाता होगा ना कि ये आहिस्ता 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 जो है वो वीक हो रही हैं, तब जाके ये अब काम करना छोड़ गए गुर्दे, ये इस बारे में थोड़ा सा बताइए। फहमी, बात पहले हमने की है कि इसका पता नहीं चलता जब गुर्दे ख़त्म होते हैं। सबसे बड़ा मसला यही है, अलमिया ही है, ख़तरनाक बात है कि जब गुर्दे ख़त्म हो रहे होते हैं तो पता नहीं चलता हमें। तो उसका रोल जो है उस ऑर्गन का वो पता ही नहीं चलता कि कब अल्लाह हो रहा ताला है। ने ये 2 गुर्दे हमें दिए हैं। इन गुर्दों का काम है फ़िल्टर करना, यूरिन बनाना, यूरिन के ज़रिए फासल मादों को निकालना। ये बेसिक गुर्दे फ़िल्टर हैं। इनका एक नॉर्मल साइज़ है हमारे गुर्दों का। अभी हमें ये भी नहीं पता कि हमारा गुर्दों का नॉर्मल साइज़ है कि नहीं है। फहीम भाई, आपने कितनी दफ़ा अल्ट्रासाउंड कराया है, कितनी दफ़ा चेक करवाया कि मेरे 2 गुर्दे मौजूद भी हैं कि नहीं है? करवाया। एक 12 सेंटीमीटर गुर्दे का साइज़ है, वो 12 सेंटीमीटर में पूरा भी है कि नहीं है? बाज़ किडनी श्रिंक हो रहे होते हैं, बाज़ स्वेल हो रहे होते हैं, हाइड्रोनेफ्राइसिस केस हो रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं होता हमारा गुर्दों का साइज़ क्या है। खैर, अब कुछ लोगों का होता ही एक ही गुर्दा होता है, कुछ बाज़ लोगों लोगों का पैदाइशी गुर्दा होता है। हम किडनी डे मनाते हैं हर साल। हाँ। ये 16-17 साल से हम काम कर रहे हैं। जब भी किडनी डे मनाया जाता है, अल्ट्रासाउंड होता है, लोगों के पता चलता है। आप बिलीव करेंगे, अगर 400 लोगों का हमने अल्ट्रासाउंड किया है उस दिन, तो पता चलता है कि उसमें 20-22 लोग ऐसे निकले जिनका किडनी एक ही है या किडनी श्रिंक हो चुका, नज़र ही नहीं आ रहा। तो हमें पता ही नहीं होता। कुदरत की तरफ देखें, अल्लाह का ख़ास करम है कि 2 गुर्दों में अगर एक गुर्दा भी काम नहीं कर रहा, एक गुर्दे से भी इंसान सर्वाइव कर रहा होता है। पैदाइशी तौर पर एक गुर्दा, उसको पता भी नहीं है वो सर्वाइव कर रहा है दुनिया में। उस दिन परेशान हो रहा होता है जब उसको पता चलता है कि मेरा गुर्दा एक है। हाँ। अब क्या बनेगा? मैंने कहा यार, तब इतनी ज़िंदगी गुजार ली, 40 बचा ली, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं होता कि जब एक गुर्दा है और वो भी 75% काम करना छोड़ देगा और 25% जब रह जाएगा गुर्दा, जब उससे नीचे फंक्शन आएगा तो तब पता चलना शुरू होगा कि गुर्दे का कोई प्रॉब्लम आ रहा है। वो भी अगर वो टेस्ट कराएगा, अपना यूरिया क्रिएटिनिन चेक करवाएगा, अल्ट्रासाउंड करवाएगा, तब पता चलेगा। अदरवाइज उसको तब भी नहीं पता चलेगा। ये पता कब चलता है? जब किडनी का फंक्शन 7% पे आ जाता है, 8% पे आ जाता है, या 10 के बाद पता चलना शुरू होता है। पाकिस्तान के अंदर सिम्टम हमें तब आते हैं जब किडनी का फंक्शन 10% से नीचे आ जाता है। तब वो स्वेलिंग आ गई या कुछ मतली हो गई, तब भी पता चलता है। नहीं चलता, पता नहीं ये एक चलता। बहुत बड़ा हमारा मसला है, हमारा अलमिया है। तो बाकायदगी से टेस्ट करवाने चाहिए जो आपने बताया, RFT रीनल बस फंक्शन टेस्ट। ठीक है जी, बस ये टेस्ट जो है वो पहली फुर्सत में आप सब करवाएं। और आपके यहाँ ये टेस्ट फ्री हो रहा है, ये आपने टोटल बताया? फ्री हो रहा है। रहमान फाउंडेशन पे अल्हम्दुलिल्लाह। आप गूगल पे सर्च कीजिए और वहाँ पहुँच जाइए। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में ये सेंटर्स मौजूद हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। कौन बात हेलो। कर रहे हैं? मोहम्मद अफजल मुल्तान से। मुल्तान से मोहम्मद अफजल साहब, जरा पॉइंट टीवी का वॉल्यूम तो बंद करो जरा, साड़ी गल तो सही तरह हो सके। ये आवाज बंद करें टीवी की। हेलो जनाब, अब बताइए क्या पूछना हाँ चाहते जी, हैं? हाँ जी। मैं डॉक्टर साहब से पता करना था कि अगर ज्यादा पानी पीने से पेशाब ज्यादा आए तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है किडनी की? ठीक है, हम अभी पूछते हैं डॉक्टर साहब से। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब से पता कीजिए, उनका मुल्तान में भी कोई डायलिसिस सेंटर है। ठीक है, अभी बात कर। और ये माशाल्लाह काम कर रहे हैं, इतना सरवाइव कैसे कर रहे हैं ये, इतने डायलिसिस सेंटर जो बना रहे हैं? ये कौन सरवाइव कर रहे हैं, पेशेंट्स या डॉक्टर साहब कैसे ये सरवाइव कर रहे हैं? डॉक्टर साहब कैसे माशाल्लाह इतने सेंटर जो चला रहे हैं। अच्छा। तो हाँ, जी, मैं बताता हूँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मैं मुल्तान में आता हूँ जी, हर माह 4 तारीख को बैठता हूँ। वहाँ पे भी खिदमत के जज्बे से आता हूँ। डेरा अड्डा में कोशिश यही होती है कि लोगों का भला हो, लोगों का सफ़र बचे। और शेरशाह रोड पे मैं आता हूँ। नंबर 2, डायलिसिस सेंटर मुल्तान में बना रहे हैं वहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मशीनें डोनेट की हैं, मैं बाहर से आई हैं अमेरिका से। मैंने मुल्तान वालों के लिए डोनेट की है वहाँ पे। इंशाल्लाह अगले माह उम्मीद है 1-2 माह तक बनाने का इरादा है। आप लोग आगे आएँ, जो मुखिर हज़रात हैं मुल्तान के, जो लोग हैं जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, तो हमारी ख्वाहिश है कि हम ये सेंटर बनाएं लोगों के लिए। मैं तो 1 दिन के लिए जाता हूँ वहाँ पे, मकसद ये लोगों का भला हो। नंबर हाँ, दूसरों ने ये पूछा ना कि हाँ, वही मैं बताने लगा था कि अगर यूरिन भी ज़्यादा आना भी एक अच्छी बात नहीं है। ये मसाना कमज़ोर हो रहा है, किडनी पे इतना इफेक्ट नहीं आता, लेकिन ये जो हमारा मसाना है वो कमज़ोर हो रहा है। जो हम पानी लेते हैं, बाद लोगों को ऐसे ही होता है कि बहुत ज़्यादा पानी लिया जाए। बहुत ज़्यादा पानी भी ठीक नहीं है, कोई भी चीज़ ज़्यादा ठीक नहीं है। वो दूध हो, वो गोश्त हो, कोई भी चीज़ जो हम ज़्यादती करेंगे उसके अपने नुकसान हैं।
ठीक है। तो बाद लोग पानी बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, वो उनका मसाना ही कमज़ोर हो जाता है, वो और वीकनेस आ जाती है, कई मसाइल आ जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बहरहाल हमें बड़ा मुनासिब पानी भी जो लेना है, अभी आजकल गर्मी है, हमें लेना चाहिए 10-12 गिलास 16 गिलास तक टोटल लिक्विड लेना चाहिए आज के दिनों में, इन दिनों में। ठीक है ठीक है, तो- सही है। अच्छा आप जब से काम कर रहे हैं तो माशाल्लाह वो ग्रो होता जा रहा है, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो शामिल होते जा रहे हैं जो जिनका फ़ायदा हो भी रहा है। तो ये किस तरह सारा कुछ मुमकिन हुआ? क्योंकि हर शख्स चाहता है, बहुत सारे लोग जो इस वक्त देख रहे हैं हमें, वो भी चाहते हैं कि वो किसी ना किसी तरह कोई अपना हिस्सा डाल सकें, वो दूसरों के लिए थोड़े से कारआमद इंसान या कोई मौसर इंसान जो है वो बन के सामने आ सकें। तो उसके लिए वो राज की बात जो है ना, मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो क्या है। फ़हीम भाई, सिर्फ एक जज्बा है, एक आपकी सोच है, नीयत है, फिर अल्लाह से तल्लक जब बनता है, जुड़ता है कि अल्लाह तेरे बंदों की खिदमत कर रहा हूँ, फिर अल्लाह ताला रास्ते बना देते हैं। नो डाउट एक डायलिसिस सेंटर बनाना बड़ा मुश्किल है, इसको चलाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। अभी 50 लाख रुपए का खर्चा है हर माह अदारे को चलाने के लिए, ये 5 सेंटरों को चलाने के लिए। पता नहीं अल्लाह ताला कहाँ से ये दे देते हैं। हमारे साथ लोग हैं जुड़े हुए हैं, मुखैर हज़रात हैं जो हमारे डोनर हैं, मेरे पेशेंट हैं, हमारा चैरिटी यूके में रजिस्टर्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने और भी अप्लाई किया हुआ, पाकिस्तान बैतुल माल वाले हमारी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। और इसी तरह पंजाब बैतुल माल वाले हैं, और मुखैर हज़रात हैं, सिक्का साहब में हैप्पी लैब के मालिक हैं, मुगल आई हॉस्पिटल वाले हैं, GM केबल वाले हैं, जहाज साहब हैं सऊदीया में, इधर इस्लामाबाद में लोग हैं जो डिलाइज़र दे देते हैं, कोई किटें दे देता है, कोई मशीन डोनेट कर देता है। मुझे अभी तक कोई ऐसी कॉल नहीं आई बड़ी माजरत से कोई ये कहे डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं आप, किधर डायलिसिस सेंटर बनाना चाहते हैं। लोगों के पास करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, चले जाते हैं दुनिया से, बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, पता नहीं वो कब्र पे कल जाएं या ना जाएं। मैं कहता हूँ ये एक ज़रूरत है अपनी आखिरत के लिए, कुछ कर जाएं इन बंदों के लिए जिनको अल्लाह ने दिया हुआ। अपने अपने इलाकों में डायलिसिस सेंटर बनाएं, हम हाज़िर हैं वहाँ बनाने के लिए। हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं वहाँ के लोगों के लिए, खुशहाली के लिए। लोग गाँव से पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे होते हैं, कराची आ रहे होते हैं, कोई लाहौर आ रहे होते हैं, कोई किधर किधर जा रहे होते हैं। ये हमारी आवाम की ज़रूरत है, ये लोगों की ज़रूरत है। 1 करोड़ रुपये का डायलिसिस सेंटर बनता है, मेरी ख्वाहिश है 10-12 सेंटर बनाने की ख्वाहिश है मेरे गोल हैं, मैंने असल में सीखे हैं गोल बनाने। अच्छा, बनाने के बाद उसको हर महीने चलाने का भी तो अच्छा खासा सर अच्छा खासा खर्चा, 8-9 लाख रुपया खर्चा, 5-6 लाख खर्चा मुख्तलिफ सेंटरों में। अब फैसलाबाद में हमें अल्लाह ने एक बंदा दे दिया है, शाहिद रज़ा सिक्का, वो कहता है यार ये डायलिसिस सेंटर मेरा है, आज के बाद इसका खर्चा मेरे ज़ुम्मे, 10-11 लाख का खर्चा महीने का। तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल देते हैं। हमारी नीयत अच्छी है, हमारे जज्बे अच्छे हैं, हमारा मकसद है लोगों के लिए। जो लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं, हमारे पास वो लोग आते हैं डायलिसिस करवाने जिनके पास रक्शे का किराया नहीं होता, हम रक्शे का किराया तक दे रहे होते हैं लोगों को। यानी कि किधर जाएँ ये लोग, गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में वही मशीनें कोई चल रही हैं वही, और उनकी बारी आ रही होती है 2-2 माह बाद, 6-6 माह बाद। तो बंदा तो 2 दफ़ा चाहिए डायलिसिस कराना हर सूरत, बंदा सर्वाइव ही नहीं कर सकता बेचारा। और बुरी हालतों में लोग, और डरते हमारे लोग डायलिसिस का नाम सुनते हैं, डायलिसिस भी नहीं करवाते, वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। घर वाले परेशान हो रहे होते हैं कि डायलिसिस नहीं करवाना। हम कहते हैं जहाँ डायलिसिस की ज़रूरत है वो करवाना चाहिए, कहीं से भी करवाएं बंदा। सही। सर एक कॉलर है हमारे साथ, जल्दी से नहीं शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, मैं रियाज बात कर रहा हूँ दुबई से। दुबई से आप रियाज बात कर रहे हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। रियाज साहब क्या पूछना चाहते हैं? मैं डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ कि मेरा निशाने में और मैदे में तकलीफ है। मसाने में और मैदे में दर्द है। डॉक्टर के पास भी दिखाया था और डॉक्टर इजाज मलिक से। तो क्या कहा डॉक्टर ने? वो दवाई दिया, फिर भी इधर दुबई में आके फिर तबीयत खराब हो गया। निशाना में पानी ज्यादा पीते तो फिर मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आपको मशवरा देते हैं। वैसे तो आज हम किडनी के हवाले से बात कर रहे हैं, मगर हम आपको बताते हैं। किडनी के कोई अच्छे सवाल होने चाहिए, टेक्निकल सवाल होने चाहिए। मुझे खुशी होगी, मैं क्योंकि लाइव बैठा हूँ यूके के अंदर और भी चैनल पे, मकसद यही कि लोगों को नॉलेज दिया जाए। पर मैदे के हवाले से हम चाहते हैं कि मैं अक्सर बताता हूँ लोगों को कि पपाया खाया जाए, पपीता खाया जाए। 2-3 दिन रात का खाना ना खाएं आप लोग। पाए खाए जाएं? पपीता, अच्छा पपाए, पपीता मैं क्या सबसे अच्छी पावे चीज़ सुबह सुबह है। अच्छा और ये पपीता बहुत अच्छी चीज़ है। मसाने के लिए सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और सब्ज़ इलायची का कहवा बना के पिया जाए। सही है। और ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं जिसमें अल्कलाइन है। हम कभी किसी प्रोग्राम में बात करेंगे अल्कलाइन पे, एसिड पे, कि हम इतना एसिड खा रहे हैं, इतनी किस किस खुराक में एसिड है, किस किस में अल्कलाइन है। फ़हीम भाई हमने इस पे काम किया। अवेयरनेस देते हैं। हाँ, इस हवाले से कोई प्रोग्राम करेंगे, मैंने इस पे काम किया है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अमेरिका में मैंने अपना थीसिस भेजा है PhD के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ वहाँ पे,
कि हमने कैसे कौन सी एल्कलाइन ढूंढे हैं, कैसे हम यूरिया क्रिएटिन कम कर रहे हैं, कैसे डिले कर रहे हैं लोगों के डायलिसिस को। 10-10, 15-15 साल हो गए हैं फ़हीम भाई, जिनको 2003 में डॉक्टरों ने डायलिसिस का कहा था। अल्लाह का शुक्र है अभी तक हमने जाने नहीं दिया। अपनी खुराक के ज़रिए, अपनी हर्ब्स के ज़रिए, अपनी हर्बल मेडिसिन के ज़रिए हम बताते हैं कि कौन सी चीज़ अल्कलाइन है, कौन सी चीज़ एसिड है। इस पर एक हम पूरा प्रोग्राम करेंगे, बिल्कुल ताकि लोगों को पता चले कि हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना। बिल्कुल सही सर, इस बारे में बात करेंगे हम इंशाल्लाह। अब मुझे एक बात बताइए शॉर्टली कि आपने बताया कि आप अपने अपने इलाकों में जाके डायलिसिस सेंटर्स खोलिए, वहाँ पे ज़रूरत है लोगों की खिदमत करने का, एक बहुत बेहतरीन रास्ता है ये। मगर जो खुद नहीं कर सकते हैं, अगर वो चाहें आपका साथ दें, और स्पेशली वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, जो जिनके लिए यहाँ पे आके ऑन ग्राउंड आके चीज़ों को देखना और करना मुश्किल है, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या आप उनका साथ, मतलब उनकी मदद हासिल करना चाहें तो उन्हें क्या रास्ता देंगे आप? मैं समझता हूँ कि करनी चाहिए, ये काम करना चाहिए, ज़रूरत है हमारे अवाम की। और ये इदारा हाज़िर है, रहमान फाउंडेशन। तो कैसे कांटेक्ट करें? इसमें हमारा जो है वेबसाइट देखी जा सकती है, ठीक है, उसमें पूरी डिटेल है हमारी, rahmanfoundation.org। ठीक है। और इसमें अपने अपने इलाकों में डायलिसिस सेंटर बनाने चाहिए। हम तैयार हैं उस सेंटरों को बनाने के लिए। हम चाहेंगे, ये खिदमत का बहुत बड़ा काम है इंसानियत की, इसमें लोग हमारा साथ दें, सरपरस्ती करें और आके देखें कि इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच वकार साहब, आप तशरीफ़ लाए। अगली नशिस्तों में ज़रा मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। आप सबसे ये दरख्वास्त है कि जब भी कहीं आप चैरिटी के लिए या किसी खिदमत के लिए अगर किसी का साथ देने जा रहे हैं, तो पहले उस जगह पे खुद जाएं, जाके देखें, आपको लगे कि यस ये बिल्कुल सही जगह है, तो फिर जो है आप वहाँ पे अपनी कोशिश कीजिए जो भी आपने करनी है। इस वक्त एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पे बात करेंगे हम। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं हम। इससे पहले कि मैं आपको टॉपिक के बारे में बताऊं, मैंने आपको उससे पहले भी कुछ बताना है। अगर आपकी उम्र 12 साल से लेकर 20 साल के बीच है और आप कुकिंग और बेकिंग का थोड़ा सा भी शौक़ रखते हैं, तो एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए आइए चल के ये वीडियो देखते हैं। जी दोस्तों, तो अब पता चला आपको, अगर आप में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर इंटरेस्ट पैदा करें। अच्छा जी, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। हम एक अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है ट्रैफिक का। आपको पता है ना कि हमारे यहाँ पे ट्रैफिक का जो बुरा हाल है, उसके ये वाकई बुरा हाल ही कहूँगा मैं, क्योंकि अगर जितने भी महज़िब मुआशरे हैं या जितने तरक्की याफ्ता जितने भी ममालिक हैं, वहाँ पे आपको निज़ाम बहुत मुख्तलिफ और बहुत बेहतर नज़र आता है बहुत सी जगहों पे। जो लोग जिनको भी पाकिस्तान से बाहर जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ है, उनके पास जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, उनमें वो बाहर के जो ट्रैफिक के हवाले से, रोड के हवाले से जो है ना एक्सपीरियंसेस मौजूद होंगे कि वो किस तरह पैदल चलने वाले जो हैं वो भी किस तरह क़वानीन की पासदारी करते हैं, और गाड़ियों पे चलने वाले वो पैदल चलने वालों को किस तरह इज़्ज़त देते हैं। कोई भी किसी भी वक्त कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करने का सोचता भी नहीं है। यहाँ हमने देखा कि गवर्नमेंट ने वो ब्रिज बनाए हुए हैं, सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं सड़क क्रॉस करने के लिए, मगर हम कहते हैं कौन इतनी ऊपर जाए, इधर से जो है ना जंप करके 6 फुट की सीढ़ी में वो दरमियान में जो बैरियर होते हैं वहाँ से क्रॉस कर कर जा रहे होते हैं। हम लोग हेलमेट के बग़ैर जा रहे होते हैं, फ़ख्र समझते हैं, हालांकि वो हमारी अपनी सेफ्टी के लिए। गाड़ी चलाते हुए अगर किसी को, मुझे आदत है कि मैं सीट बेल्ट लगा के गाड़ी
चलाता हूँ तो मेरे साथ जो बैठता है मैं उसे कहता हूँ आप सीट बेल्ट लगा ले, तो मुझे हर दफ़ा एक नई लेक्चर ही सुनना पड़ता है, कुछ नहीं होता यार, जब इस तरह मरना हुआ तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो मैं बस खामोशी से जो है वो जो कन्विंस हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो फिर अल्लाह मालिक का वाकई। मगर खैर ये इस तरह के जो मामलात हैं, हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। हम कहते हैं कि ये ट्रैफिक पुलिस की गलती है, उसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा। कहते हैं अवाम को कुछ नहीं पता है, अवाम की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। तो ब्लेम गेम से निकल के ज़रा हक़ाइक़ पे बात करते हैं। और आज हम अपने प्रोग्राम में ट्रैफिक क़वानीन के हवाले से बात करेंगे कि ये जो क़वानीन है इसमें अवाम का कितना फ़ायदा है और ट्रैफिक पुलिस का कितना फ़ायदा है, ज़रा ये भी आज बात करेंगे। मेरे साथ मेहमानों में मौजूद हैं एसएसपी ट्रैफिक साउथ जनाब असद एजाज मल्ली साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। ग्रेट। और मेरे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एंकर पर्सन भी हैं, ज़रा बड़ा सख्त सा तजिया भी करते रहते हैं। नदीम मौलवी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। ये आपके बाल कैसे दिन ब दिन काले होते जा रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही क्या? सर जब उम्र बढ़ जाती है ना तो समझ लीजिएगा कोई अच्छा कलर लगा रहे हैं। अच्छा मैंने कहा शायद कोई टोटका शोटका चल रहा है। अच्छा असद एजाज साहब, सर ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अवाम जो है क्योंकि जिनसे ट्रैफिक पुलिस का वास्ता पड़ता है रोड्स पे, वो ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बिल्कुल आगाह होते हैं, उन्हें पता होता है कि वो क्या कवानीन हैं और मतलब मुझे किस तरह जो है वो सड़क पे निकलना है, ये सब कुछ उन्हें पता होता है? बाई चांस आपका क्वेश्चन ही ऐसा है कि हम ज़रा थोड़ा बदकिस्मती का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ पे जो अवेयरनेस है या जो एजुकेशन है ट्रैफिक लॉज के हवाले से या रोड यूजेज के हवाले से, वो आलमोस्ट ना होने के बराबर है। अब अगेन वही आप जो शुरू में बता रहे थे कि लंबी बहस शुरू हो जाती है, ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, पुलिस रिस्पॉन्सिबल है, शहरी रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो तमाम इसमें जितने भी हैं उनका सबका थोड़ा थोड़ा पार्ट है। तमाम की ये जिम्मेदारी थी कि लोगों को एजुकेट करते, लोगों की अपनी जिम्मेदारी भी थी कि अगर उन्हें रोड पे आना था तो रोड पे आने से पहले जो उसके कवानीन है उससे वो आगाही लेते, उसके बारे में प्रॉपर जो SOPs हैं, प्रॉपर जो एक मुल्क के कानून है उसको वो स्टडी करते और उसके मुताबिक करते। अगर हम कराची की मिसाल लें तो कराची की सड़कों पे चलने वाली गाड़ियों की तादाद सैकड़ों या हज़ारों में नहीं है, लाखों में है। बेशक कराची में सिर्फ रजिस्टर्ड बाइक्स जो हैं, जो 2 व्हीलर्स हैं, वो 3 मिलियन है, यानी 30 लाख मोटरसाइकिल जो हैं वो कराची में रजिस्टर्ड है और चलते हैं। अगर डेली बेसिस पे कोई 15 लाख भी रोड पे आते हैं तो आप वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक समझ सकते हैं। और अगर वो 15 लाख लोग और बाकी 4 व्हीलर्स और सबको मिलाएं, अगर उन्हें ट्रैफिक के कवानीन के बारे में आगाही नहीं होगी तो फिर वही होगा जो हम रोज़ाना यहाँ की सड़कों पे देखते हैं कि एक मैस और एक बेहंगम सा क्राउड जो है वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो ये रोशनियों के शहर में कोई हादसात भी कोई कम नहीं हो रहे हैं, कि मतलब इस कदर हादसात बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो ट्रैफिक के कवानीन होते हैं ये हमारी अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और ये हादसात से बचने के लिए ही होते हैं, और कोई इनकी तीसरी वजह होती है? देखिए, सबसे पहले इंसानी जान से ज़्यादा तो कोई चीज़ नहीं है, इंसान कीमती कोई चीज़ नहीं है। तो अल्टीमेट जो हमारा मकसद होता है या जो शहरी का अपना मकसद भी होना चाहिए, उसे अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए और उसके लिए एक बड़ा प्रिंसिपल सेट हैं, कवानीन सेट हैं। अगर उन पे बंदा अमल करता है तो ज़्यादा चांस यही होता है, कह लें 99% के किसी किस्म का हादसा पेश नहीं आएगा। हाँ, 1-2% जो है वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो सकते हैं जो मे भी शायद कोई थर्ड पार्टी की वजह से हो जाए, लेकिन पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि इंसान खुद और उसके इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं वो तमाम कवानीन पे जब अमल करेंगे तो उससे चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर रहेंगी। बिल्कुल सही। अच्छा नदीम भाई, यानी कि वो ब्लेम गेम की बात कर रहे थे, सारे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि इस पर मीडिया ने भी अपनी ज़िम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई और जिसमें डेफिनेटली ट्रैफिक पुलिस को भी ज़रा मीडिया का साथ लेके चलना चाहिए था। मुझे याद है बचपन में पाकिस्तान टेलीविज़न के मॉर्निंग शो में मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के शो में वो बोर्ड्स दिखाया करते थे कि आज हम आपको ये दिखाएंगे, ये जो इसे कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग, क्योंकि ये इस तरह के निशान होते हैं और इस पे जो है ना पैदल चलते हैं, वेट करना होता है, लाल बत्ती का मतलब ये है, पीली बत्ती का ये है। वो सारे वो जो
निशानात होते हैं, इनकी अलामात जितनी भी होती हैं ट्रैफिक कवानीन की, वो सारी समझाई जाती थी। तो आप बताएं ज़रा कि पिछले कई सालों से आपको कोई इस तरह के प्रोग्राम्स नज़र आए टीवी पे? देखिए, लास्ट मैंने खुद ने पाकिस्तान टेलीविज़न पे प्रोग्राम किया था जिसमें ADIG साहब और सारे महकमे से इनके आए थे। वो था 8 मुहर्रम 9 मुहर्रम को, जिसमें बताया जाता है कि डबल जी सवारी की ट्रैफिक पाबंदी होती है, ये ट्रैफिक बताना के- होता है आपको। तो उससे क्या होता है, बड़ी आसानी होती है पुलिस महकमे के लिए भी और आवाम के लिए भी। पर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्यों हम साल के सिर्फ 1 या 2 प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि वही प्रोग्राम जाके रुक जाता है। और सिर्फ PTV अभी वो जी पाकिस्तान बिल्कुल, टेलीविजन मैंने पे किया इसलिए ना आपसे आपने, कहा, मैंने पाकिस्तान टेलीविजन पे ही प्रोग्राम ये किया था, मैं उस प्रोग्राम की होस्टिंग कर रहा था। पर अब आप ये देखिए कि एक कम्युनिकेशन गैप पैदा हो जाता है अवाम में और पुलिस के महकमे में। जब आपका किसी भी महकमे में एक कम्युनिकेशन गैप होगा तो उस कानून को इम्प्लीमेंट करने में बड़ा मुश्किल होता है। अब आप देखें 2017 की रिपोर्ट उठा के देख लें, चाहे वो क्राइम की हो, चाहे वो पेनल्टीज़ की हो, चाहे वो ट्रैफिक की हो, 2018 की उठा के देख लें, 2016 की, फाइन्स भी बढ़ते गए हैं और जुर्म भी बढ़ता गया है, चाहे वो ट्रैफिक के वायलेशन हो या कहीं भी। उसकी वजह क्या है? कानून सख्त होते जाता है और उसके बावजूद ये बढ़ते जाते। उसकी वजह ये है कि हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं वो इसके ऊपर सोच समझ के काम नहीं कर रहे होते। और देखिए, पुलिस का काम ये है कि जो कानून बना है ना उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करे। फिर उसके बाद आवाम को गुस्सा आता है कि ये क्यों कर रहे हैं। देखिए, आवाम को चाहिए पुलिस पे गुस्सा ना करें, आप उन पे गुस्सा करें जिन्होंने कानून बनाया। अब एक कानून जो बनाते तो हैं, उन पे क्यों गुस्सा करें? वो देखिए कानून तो हर जगह पे होते हैं। अब देखिए जंगल में भी कानून, चले जाएंगे अगर तो जंगल देखिए का कानून कानून मानना बनता पड़ेगा। है दुनिया में लोगों के आराम के लिए, हाँ। ठीक है ना जी, लोगों की सहूलत के लिए। सही है। अब एक फर्ज करें कि एक आदमी गरीब आदमी है, ठीक है, बड़े मुश्किलों से किस्त लेके मोटरसाइकिल खरीदता है, क्या किस्त लेके? अच्छा, किस्तों पे मोटरसाइकिल खरीदता है, तो अगर उसके ऊपर आप फाइन कर दें, फर्ज करें 2000 4000, तो उसके लिए तो खत्म हो गया ना जी। तो अब आपने ये देखना है कि मैं किस तबके के ऊपर मैं क्या फाइन डालूं और उस फाइन के इम्पैक्ट क्या है। क्या फाइन करने से वो एक अच्छा शहरी बनेगा? एक हेलमेट की मिसाल ले लें, आप एक कानून बना लें कि जब पकड़ा जाएगा तो आपकी मोटरसाइकिल डिटेन्ड हो जाएगी, और जब तक आप नया हेलमेट ला के पुलिस को दिखाएंगे नहीं, आपको मोटरसाइकिल रिलीज नहीं करेंगे। वो छोटे पर आधा हेलमेट दिखा के मोटरसाइकिल ले सर जाएगा। फिर भी कुछ तो होगा ना। हाँ। अब क्या होगा, 200-300 रुपए, 300 रुपए मेरे ख्याल से उसका जुर्माना है, 150 रुपए। 150 रुपया बस? 150 रुपए दे के वो कहेगा छोड़ यार, हेलमेट नहीं खरीदेगा। अगर ये कानून हो जाए कि जी मोटरसाइकिल यहाँ पे रुकेगी, आप जाएं हेलमेट लेके आए, बेशक वो भाई का भी लेने जाएगा, 150 से ज्यादा खर्चा हो जाएगा, रिक्शा में जाएगा। हाँ, ख्वारी तो अच्छी उसको खासी हो जब जाएगी। तकलीफ होगी वो कहेगा नहीं भाईजान, मैं ये देखो हेलमेट ले आया। और अगर वो दफ़ा पकड़ा गया तो 5वीं दफ़ा ज़रूर जाके कहेगा यार 1000 रुपए के हेलमेट की वजह मेरे को हर दफ़ा 1-1 घंटा रुकना पड़ता है। तो ये क्या काम है? अब ये जो कानून साज है ना वो ये बनाए, देखिए सही है। इसमें इनके लिए भी आसान और आपके शहरी का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। आप क्या कहना चाहेंगे जी इस हवाले मैं से? थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। आपकी जो शुरू की बात शायद मैं ठीक तरह से समझ नहीं सका। आपने कहा कि कुछ कानून बनाने में ऐसा है कि गरीब का अगर चालान 2000 या 4000 का कर देंगे तो वो क्या करेगा। देखिए, बड़ी माजरत के साथ जी, जी। आपसे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाहूँगा। हमें ये सिचुएशन समझनी चाहिए कि इसमें अमीर गरीब या ये एक लेम एक्सक्यूज़ हैं। आप एक अरबपति बंदे को मोटरसाइकिल पे बिठा दें और एक आम गरीब बंदा, जिसको हम गरीब कह लें, एक आम बिल्कुल मजदूर तबका का बंदा है, उसको आप मोटरसाइकिल पे बिठा दें। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से अगर उन दोनों का एक्सीडेंट हो तो रोड को या जिस गाड़ी से वो टकराएंगे उसे नहीं पता कि ये अरबपति है या ये गरीब है, इसको हल्की चोट लगनी चाहिए या इसको ज़्यादा। फाइन्स का पूरी दुनिया में मकसद ये होता है लोगों को थोड़ा लेसन देना और उन्हें थोड़ा सा रेजिस्ट करना कि वो आइंदा से ये गलती ना करें। अगर हम डेवलप कंट्रीज़ को देखें, अगर हम लेट से आप जैसे बता रहे हैं कि कुछ बाहर हम जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, वहाँ पे ज़्यादा क्यों है इम्प्लीमेंटेशन, लोग क्यों डरते हैं और ट्रैफिक वायलेशंस नहीं करते। कि लेट से अगर आप एक हमारे हमसाया मुल्क है दुबई, नज़दीक है, यहाँ पे
वहाँ पे अगर आप एक छोटी सी वायोलेशन करेंगे ट्रैफिक की तो आपको 600 दिरहम तक फाइन होगा। ठीक है। 600 दिरहम मीन्स लाइक हमारे मेरे हाल से पाकिस्तान के वो 25-30 हज़ार रुपये बन जाएंगे शायद, छोटी सी वायोलेशन पे, कोई मेजर वायोलेशन पे। और अगर सिग्नल जंप करेंगे, रेड लाइट को तोड़ेंगे आप, तो आपको डिपोर्ट कर देंगे या आपको कैद कर देंगे 3 महीने के लिए। तो हमारे यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आप गाड़ी घर से बाहर नहीं निकाल सकेंगे, इस तरह का बहुत सारी चीज़ें। मगर सर कुछ कवानीन ऐसे होते हैं कि जिनको बिल्कुल तोड़ा नहीं जा सकता। अभी मेरे कान में आवाज़ आई कि ब्रेक ले लें, तो एक ब्रेक की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ब्रेक से ये ज़रूरी है। ब्रेक से वापस आते हैं जी, तो बात करते हैं मज़ीद अपने मेहमानों से ट्रैफिक के हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम ट्रैफ़िक क़वानीन के हवाले से बात कर रहे हैं। ट्रैफ़िक क़वानीन और ट्रैफ़िक क़वानीन की पासदारी के हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे साथ मेहमानों में मौजूद हैं SSP ट्रैफ़िक साउथ जनाब असद एजाज़ मलही साहब, और मेरे साथ स्टूडियो में दूसरे मेहमान मौजूद हैं नदीम मौलवी साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और तजियाकार हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी SSP साहब से। सर ये बताइए कि शहरियों का पुलिस के साथ रवैया, और ख़ास तौर पे पुलिस का एक आम शहरी के साथ रवैया, आप ऑनेस्टली बताइएगा, आप बिल्कुल मुतमईन हैं, इससे सेटिस्फाई हैं, ऐसा ही होना चाहिए जैसा है? देखिए, चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन हमेशा बेहतरी की गुंजाइश मज़ीद रहती है। हाँ। मैं एक रिसेंट हमारी कैंपेन चल रही है, हेलमेट नहीं तो सफ़र नहीं, आपने देखा होगा कराची शहर में। तो उसको मैं अब केस स्टडी के तौर पे देखता हूँ इस हेलमेट वाली कैंपेन को हमारी। इसमें जो एक बड़ी मज़े की चीज़ देखने में आई जब हम इसको स्टडी करें, तो इसमें मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया। मीडिया पे इसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, इस इशू को, और लोगों को अवेयरनेस दी गई। तो उसके बाद मैंने शहरियों के रवैये में एक बाकायदा चेंज देखा है। पहले आप इस कैंपेन से पहले किसी चीज़ के लिए जब किसी भी शहरी को रोकते हैं, किसी भी रोड यूज़र को रोकते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एग्रेसिव होते हैं या ज़रा उस तरह से कोऑपरेट नहीं करते। लेकिन हेलमेट के हवाले से हमने लेट से अगर मैं आपको बताता चलूँ कि 3 हफ्तों के दौरान हेलमेट कैंपेन में हमने 3 लाख से ज़्यादा चालान किए हैं। यानी इतनी ज़्यादा वायोलेशंस थी हेलमेट के हवाले से। तो बहुत कम वाक़यात हमारे सामने आए हैं जिसमें कुछ इस तरह एग्रेसिव हो रहे हैं या लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कुछ। हाँ, दूसरी तरफ अगर पुलिस के रवैये की बात की जाए तो उसमें भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत अभी भी है। पहले से बहुत चीज़ें बेहतर हैं, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हुई है, थोड़ा सा अब यंग लाट आई है, जो नए रिक्रूट्स आए हैं, थोड़ी एजुकेशन वाइज भी बेहतर है और ट्रेनिंग उनकी काफ़ी बेहतर हुई है, सिलेक्शन उनकी बेहतर हुई है, तो रवैये में चेंज आ रहा है। लेकिन अभी भी दोनों साइड्स पे बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। दोनों साइडों पे बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। तो नदीम साहब, उसके लिए जैसे हम बात करते हैं टीवी के प्रोग्राम्स जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं अवेयरनेस के हवाले से। कुछ हमारे अवाम का भी बहुत बड़ा एक इशू है, मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह कुछ अर्सा पहले इन्होंने ये एक कानून ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये आया, ख़ास तौर पे कराची में इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की कि जो दूसरी सवारी होगी मोटरसाइकिल में वो भी हेलमेट पहनेगी, क्योंकि जितनी जान जो है वो कीमती है जो चलाने वाले के लिए, उतनी ही पीछे वाले जो है वो भी जान उतनी ही कीमती है, तो भाई आप भी हेलमेट पहने। अब हमारे यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से लोग ज़्यादातर सफ़र जो है वो बाइक्स पे कर रहे होते हैं। अब बाइक्स पे सफ़र करने की वजह से वो ख़वातीन कर रही होती हैं, बच्चे भी उठाए हुए हैं, दुपट्टे भी लिए हुए हैं, तो उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट किया इस चीज़ को कि होने से बच्चे संभालिए या दुपट्टे संभालिए या हेलमेट संभालिए। मतलब ऐसा उन्होंने वो अपनी जगह वो भी सच्ची है। हाँ, गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, इतनी अब हेलमेट जो है वो हम पहनते नहीं हैं, हमने सामने टैंकी पे रख लेते हैं, जब पुलिस वाला आया तो हेलमेट पहन के और चलो जी। तो इन सारी चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए? मतलब क्या लोगों को समझाया जाए, किस तरह समझाया जाए, जब ये बताया जा रहा है कि इसमें आपकी जान की हिफाजत हो रही है, ये भी चीज़ समझ नहीं आ रही, तो फिर क्या किया जाए? डंडा नहीं फ़हीम, अगर आपका ये जो शुरू में आपने बड़ी अच्छी बात की थी मीडिया कैंपेन, अगर मीडिया ले जाके हॉस्पिटल्स दिखा देना कि कितने फ़ीसद मौत हो रही है। देखिए, मौत से हर आदमी घबराता है। आपको क्यों कहते हैं कि जी सज़ाए मौत जब मिलती है किसी अदालत से तो आदमी
समझ लो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो ये सज़ाए मौत जो है ये कुदरत का निज़ाम से आपको मिलती है एक, और दूसरी आपकी गफलत से मिलती है। गफलत जो है वो ये है कि आपने कहा कुछ नहीं होता जी, हेलमेट है, ठीक है, आप हेलमेट की क्या ज़रूरत है, गर्मी है। आप ज़रा हॉस्पिटल जाके देख लें, 70% जो मौत हो रही है, जो एक्सीडेंटल मौत हो रही है, वो हेलमेट ना पहनने से। अगर आवाम को ये पता लग जाए, देखिए हर चीज़ को एक सोल्यूशन होता है। हम जब कोई भी तज्जिया कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि इसका नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखें। आप अक्सर पुलिस वालों की बात करते हैं, आपको पता है कि ये माफिया, जो बस माफिया है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है कि आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जी इनको ज़्यादा तंग ना करो। क्यों? क्योंकि वो फ़ौरन स्ट्राइक पे आ जाते हैं। आपके पास अगर बसों का, आज आप रोड पे चले मेरे साथ, 90% नहीं तो मेरे ख्याल से 75% उनकी जो फिटनेस है ना गाड़ी की, वो सही नहीं होगी। उसके अंदर पहले तो शीशा पीछे का बिल्कुल बंद होगा, सांस नहीं आ रहा होगा जो इंसान वहाँ बस में ट्रैवल कर रहा है, मुर्गियों की तरह अंदर घसेड़ा हुआ होगा लोगों को। आप देखें बस जो होती है सहूलत होती है आम इंसान के लिए, और उसकी कवानीन बने हुए। आप अभी मालूम कीजिएगा, पुलिस, मैं बिल्कुल पूछना चाहूंगा ने कि बहुत कवानीन बनाए, पर मजबूरी है इनकी भी, क्योंकि वो बस माफिया जो है वो बाकायदा दूसरे दिन स्ट्राइक करते हैं, ये मजबूर होते हैं। फिर आप कहते हैं जी हमारी पुलिस कुछ नहीं कर रहे, तो ये पहले सिस्टम को बदलना पड़ेगा ना। ठीक है सर, एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, फ़हीम भाई, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। आपको खुशामदीद कहते हैं रियाज साहब, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है फ़हीम भाई। जब भी मैं गया हुआ था मलाकंड, जब वापस आया हूँ तो मैंने जब शारा फैसल पे मैंने किसी काम से जा रहा था हॉस्पिटल की तरफ, सदर की तरफ, तो मैंने रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वालों को देखा। आप यकीन करें कि मैं यहाँ से क्लिफ्टन तक गया हूँ, मेरा दिल खुश हो गया है कि इतनी तमीज से और इतने प्यार से बात करते हैं कि मैंने कहा यार ये मैं कहीं यूरोप में तो नहीं आ गया, कहीं चेंजिंग तो नहीं आ गई क्या, ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये जिस तरीके से, लेकिन ये स्कूटर वालों को भी वो रोक रहे हैं जिनके पास हेलमेट नहीं है, उनका चालान बाकायदा बड़ी इज्जत से कर रहे हैं कि जी देखें ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है हेलमेट। अब आप मुझे बात बताएं, भाई ने बोला मैं विजिट किया करें आप जिना अस्पताल का, किसी भी हॉस्पिटल का, तो ज्यादातर अमवात सर के वजह से होती है। तो इन ट्रैफिक वालों को क्या पड़ी है? ये तो कह रहे हैं कि अगर हम कहें तो हमें, इनको हमारी क्या जरूरत है? तो ये कहें यार बगैर हेलमेट के जाओ, राइडें मारो, जो करने करो। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ ये एसएसपी साहब को भी कि इन्होंने अपने एरिया में भी और पूरी कराची में जो ये मुहिम चल रही है, कराची की आवाम बहुत खुश है। अल्लाह ताला इन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, पूरी कराची इनके साथ है। ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बनाई हुई फोर्स है, इसे हमारा सलूट है। और मैं आज अब तक को सलाम पेश करता हूं कि वो इनको आज गेस्ट लेके आए हैं और इनकी हौसला अफजाई करें। देखें जी इतनी सख्त गर्मी है कराची में, 45, 46, 47, जब आदमी एसी में नहीं बैठ सकता, ये बेचारे चौकों पे खड़े होते हैं, बिल्कुल ये चौकों पे ड्यूटियां देते हैं। तो इनकी इज्जत करें, इनको सलाम करें, क्योंकि ये हमारी जान और माल की हिफाजत के लिए खड़े हैं। तो बहुत शुक्रिया, ना समझे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हेलमेट पहन लिया करें आप भी, जितनी मर्जी तारीफें कर लें, हेलमेट नहीं पहनेंगे उन्होंने फिर पकड़ लेना आपको। बड़ी अच्छी बात की है, इस तरह के शहरियों का फीडबैक हमें चाहिए। बिल्कुल और बाकी शहरी भी जब इस तरह की बात सुनेंगे तो एक मोटिवेशन होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, इस कैंपेन में हमें ज़्यादा सपोर्ट ही मीडिया की तरफ से मिली। जब मीडिया ने हाईलाइट किया तो लोगों में एक अवेयरनेस आई है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सही है। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो कॉलर है ये बिल्कुल ना तो ये ना बोला असद साहब ने लाइनअप किया हुआ है, ना मैंने किया हुआ है, ये जेन्युइन कॉलर है। अच्छा, जिस तरह हेलमेट के लिए हम पता नहीं तौहीन समझते हैं ना बाइक पे बैठ के हेलमेट पहनना, इसी तरह सीट बेल्ट का भी एक बड़ा मेजर इशू है। पता नहीं सीट बेल्ट लगाने से क्या चीज़ है जो रोकती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आपका क्या तजिया है, लोग क्यों नहीं लगाते बांधते हैं सीट बेल्ट? मैं एक इसी बात को बढ़ाऊंगा आगे कि 3 चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी।
जो पुलिस का काम है, जैसे नदीम साहब ने भी शुरू में बताया, और जो है कि जो मुल्की कवानीन बने हैं, जो लेजिस्लेशन ने कवानीन बना के हमें रोड पे खड़ा किया, उनको इम्प्लीमेंट कराना, क्या अमल करवाना उस पर, सही है। एक हमने जो ज़ाती तौर पे मैंने देखा और ओवरऑल हमारा एक इस पे स्टैंड भी है, वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन करा के, इन्फोर्समेंट करा के हम 20-30% तक तो चेंज ला सकते हैं, और मे बी ये भी हो सकता है कि वो चेंज टेम्प्रेरी नेचर का हो। सही है। जैसे आप समझते हैं कि अगर आज हम बहुत ज़्यादा अपनी तवज्जो किसी दूसरे इशू की तरफ कर लें, हम ये भी देखने कैपेसिटी इशू भी होता है। पुलिस वाले के दो हाथ हैं। अगर आपकी 2 करोड़ आबादी है, 5,000 आपके ट्रैफिक के एहलकार हैं, तो वो एक लिमिटेड चीज़ों को ही चेक कर सकेंगे। अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार आपने मुझे रोक लिया, दूसरे को नहीं रोका, तो उसमें उसके 2 हाथ हैं, वो एक बंदे को ही रोक सकेगा एट अ टाइम। तो हम इन्फोर्समेंट के थ्रू कुछ 30% टेम्प्रेरी बेसिस पे तो चेंज ला सकते हैं, लेकिन परमानेंट चेंज लाने के लिए, परमानेंट चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए, अगेन मैं वही उसी बात पे जाऊंगा कि हमें बेसिक से स्टार्ट करना होगा। हमारे स्कूल से, हमारे कॉलेजेस से इस सारी चीज़ को, ट्रैफिक कवानीन को हमारे सिलेबस का हिस्सा बनाना होगा। हमें अपने बच्चों को स्कूल लेवल पे बताना होगा कि भाई सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, 18 साल से पहले तुम गाड़ी नहीं चला सकते, बगैर लाइसेंस के नहीं चला सकते, हेलमेट के बगैर नहीं चला सकते, ये जेब्रा क्रॉसिंग है, ये रेड लाइट है, इसका ये मकसद है। ये जब हम शुरू में बच्चों को सिखाएंगे कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, तो फिर चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेट और हमेशा के लिए बेहतर होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हमें हर शहरी को कहीं ना कहीं आपको बेहतरी के लिए काम करना है। हमारी इंडस्ट्री में मैं आपको बताता हूँ कि ड्रामा इंडस्ट्री में कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई। एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे डायरेक्टर दानिश नवाज़, जो कि एक एक्टर भी हैं और डायरेक्शन भी कर रहे हो, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा यार आप सीट बेल्ट लगवाते हैं जब भी आप गाड़ी में शूट कर रहे होते हैं? क्योंकि जब वो हीरो को सीट बेल्ट लगी होगी तो लोग भी अच्छा फील करेंगे ना। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं लगाता, मगर आज के बाद मैं लाजमी लगाऊंगा। फिर वो मुझे मिले एक दफ़ा, उन्होंने ये भी कहा कि इस बार मैंने शूट किया और जो उसमें अच्छा पॉजिटिव कैरेक्टर था उसको मैंने सीट बेल्ट लगवाई, और जो थोड़ा सा नेगेटिव या अच्छा शहरी नहीं था, अच्छा इंसान नहीं था, मैंने उसको सीट बेल्ट नहीं लगवाई। तो वो एक क्लियर होगा कि अगर आप अच्छे शहरी हैं, अच्छे इंसान हैं, तो आप सीट बेल्ट लगाएं। तो जितने एक्टर्स वगैरह भी हैं वो भी, उन्हें भी चाहिए, जितने भी लोग जब आजकल आप इंस्टाग्राम और फेसबुक का और बहुत सारा एक दौर है, तो आप जब भी कभी गाड़ी में कहीं पिक्चर लगाएं तो आप सीट बेल्ट लगा के आप वो करें, ताकि एक लोगों तक अच्छा मैसेज जो है वो डिलीवर हो। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? सर रिजवान बात कर रहा हूँ कराची से। जनाब क्या कहेंगे रिजवान साहब? सर मैं अभी मतलब टीवी ऑन किया है, प्रोग्राम देख रहा हूँ, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, और जो ये हेलमेट की बात चल रही है बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम अपनी गाड़ियों पे, बाइक्स वगैरह पे, जब छोटे पार्ट्स हैं उन पे जब इतना खर्चा कर लेते हैं, जैसे ये राइडर जो हैं वन व्हीलिंग वाले लाखों रुपए समझे एक गाड़ी पे लग जाते हैं, जब वो इस पे इतना खर्चा कर सकते हैं तो एक आध हेलमेट खरीदने में क्या मौत आती है? 700-800 रुपए का खर्चा इस पे भी हो जाए तो हमारी सेफ्टी के लिए ये काम हो रहा है, हमारी सेफ्टी के लिए है। तो ये चीज जरूरी, बहुत अच्छी बात है कि ये हेलमेट वाला जो चल गया है सिलसिला, ये अल्लाह करे कामयाब हो। मैं तो चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ये सीन चलता रहे, पूरे पाकिस्तान में हर बंदा जो है बाइकर हेलमेट लाजमी पहने, बहुत सेफ्टी है। हमने एक केस ऐसा देखा था सर, मेरे जो सामने हुआ था, मतलब एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि हेलमेट के बगैर वाला ही सीन था सर। तो बस उसका समझे बता नहीं सकता कि उसकी जो कंडीशन हुई थी सर, बगैर हेलमेट के जो उनका एक्सीडेंट हुआ था, अल्लाह माफ करे, वो देख नहीं पा रहे थे हम, जिस तरह उनका सर लगा था जाके फुट पार्क से। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। वाकई जो हमारी हिफाजत की और हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो चीज़ें हैं, हमें कम से कम उनका तो ख्याल रखना ही चाहिए। हम आते हैं वापस तो बात करेंगे ये बसों वालों को लाइसेंस कौन देता है और इनका किस क्राइटेरिया के हिसाब से लाइसेंस मिलता है, उनकी पकड़ दकड़ जो होती है, इस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, हम वापस आ चुके हैं। आपको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। ट्रैफिक क़वानीन की पासदारी के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। मेरे साथ SSP ट्रैफिक साउथ
जनाब असद एजाज मली साहब मौजूद हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नदीम मौलवी साहब। नदीम मौलवी साहब, ये जो बसेस का निज़ाम है, हम 2019 में कोई 1919 वाली बसों में बैठे हुए हैं, इसकी क्या वजह है? कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम क्यों बेहतर नहीं हो पाता? अगर ये बेहतर हो जाए सिस्टम तो मेरा ख्याल है कि रोड्स के आधे मसाइल कम हो जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। देखें, और पोल्यूशन का मसला हल हो जाएगा। लोगों के जो जैसे ऑफिस जाना चाहते हैं, जो एक तबका है वो इस बसों में ट्रैवल कर सकता है, उनके पैसों की बचत हो जाएगी। आजकल जो है इकॉनमी में मसले मसाइल चल रहे हैं, लोगों के लिए मईशत के अंदर, इस मईशत में ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया। पर अब इस बस के अंदर जाते हुए भी ऐसा लगता है, आप यकीन करें कि अगर आप दफ्तर जा रहे हो अच्छे कपड़े पहन के, पर जब आप दफ्तर पहुंचेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप दफ्तर के लायक ही नहीं रहे हो। उसकी वजह यह है कि हुकूमत सिंध को चाहिए मेहरबानी करके बस इंपोर्ट करें। बस जितने भी हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बस करेंगे तो ये होगा। एक तो अगर देखिए अच्छे बसें होंगी ना तो मैं अपनी गाड़ी छोड़ के बस में समझाया जाए जाऊंगा। कि वास्ता जो खुदा था वास्ता है कि किसी बस को आग न लाना। मतलब अच्छी खासी बसेज आती थी, यहाँ पे एहतजाज होता, बस को आग लग गई। मतलब ये कितनी शर्मिंदगी की बात होती थी। अच्छा, बस को आग कौन सी बस लगाई गई थी? आप अगर तारीख उठा के देख लें 1947 से लेकर अभी तक हुकूमत के बस को, ताकि प्राइवेट बसें चलती रहें। हुकूमतें जितनी भी बसें लाती गई वो बस या तो जलती गई या तो उसको मेंटेन नहीं किया गया, और वो आहिस्ता आहिस्ता आप समझ लें ख़त्म ही हो गई है। और अब इनका माफिया जो है इतना स्ट्रॉन्ग है कि इनको हिलाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आज अगर ऑपोजिशन को स्ट्राइक भी करानी हो ना तो ये चले जाते हैं उनके एसोसिएशन के पास और कहते हैं सर कल आप लोग अपना बस मत चलाइएगा, आपका शहर बंद हो जाता है। देखें, ये जो सिस्टम है, आप ट्रेन सिस्टम शुरू करें, बस सिस्टम शुरू करें, आपके यहाँ मैं आपको बताऊं, एक तो लोगों के आवाम के पैसे बचेंगे। पोल्यूशन, ये जो गर्मी आप देख रहे हैं ना, ये गर्मी कम हो जाएगी। क्योंकि अगर देखें, मैं और आप जैसे शख्स, आप ईमानदारी से बताएं, क्या आप और मैं बस में ट्रैवल कर सकते हैं? नहीं, पर हम करना चाहेंगे कि यार पैसे बच जाए। अगर लंदन जाते हैं, दुबई जाते हैं, हर मुल्क में जाते हैं, मैं और आप तो बस ही में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? इसलिए कि हमें पता है कि भाई बस सस्ता है और बिल्कुल आराम से हम चले जाएंगे। जी हाँ, आरामदेह सफर। आज जब मैं लंदन में जाके बस में बैठ सकता हूँ, मुख्तलिफ ममालिक में बैठ सकता हूँ, कराची में क्यों नहीं बैठ सकता? वजह ये नहीं है स्टेटस, वजह यह है कि उसके हालात बस कैसे बने। फिटनेस, अभी कानून की बात करें ना, कानून है कि आप गाड़ी की फिटनेस चेक करें। अब मुझे बताएंगे पुलिस वाले अगर चेक करते हैं फिटनेस और वहाँ से उनके एसोसिएशन का आता है कल से जी बंद कर दो, पहली बात है तो 70% तो फिटनेस में फेल हो जाएंगे। अभी आप रोड पे चलें, अगर आपको 25% मिलेंगे, 70% तो सिर्फ धुएं की वजह से फेल हो जाएंगे। बिल्कुल सर जी। तो अब इनके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये जरा हम असद एजाज साहब से भी पूछते हैं इस बारे में कि ये क्या राय रखते हैं, ये कितने खुश हैं हमारे बसों के निज़ाम से और बसों वालों की परफॉर्मेंस से। ये मैं बिल्कुल पूछना चाहूँगा। कॉलर मेरे साथ हैं, एक पहले शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जनाब वहीद बात कर रहा हूँ कराची से। भाई साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या आप पूछना चाहेंगे? सर मेरा आपसे दो सवाल हैं। पहला ये कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है हेलमेट के लिए, ठीक है, लेकिन जब हम हेलमेट पहन लेते हैं तो हमें साइडों का बिल्कुल भी नजर नहीं आता और इससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं और वो आदमी को नजर ही नहीं आता कि मेरे साइड में कोई गाड़ी भी आ गई है। आप बाइक चलाते हैं? आप बाइक चलाते हैं? जी मैं बाइक चलाता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम हमारी बाइक में अगर साइड ग्लास नहीं होते तो वो कंपनी से लगे आते हैं, उतार देते हैं। हाँ, वो तो एक खिलाफ वर्जी है, वो तो बहुत लाजमी है। सर अगर वो उतार देते हैं तो हेलमेट के लिए भी तो ये पुलिस खड़ी हुई है ना। हाँ। अगर हम बगैर हेलमेट के आ रहे हैं और हमारा चालान हो रहा है तो साइड ग्लासेस पे क्यों नहीं चालान हो रहा? ठीक है, ठीक है। अब साइड ग्लासेस अगर हम यूज करेंगे तो हमें राइट और लेफ्ट दोनों साइडें नजर आएंगी बहुत क्लियरली। ठीक है, बहुत अच्छा है, इस पे बात करते हैं। बैठे हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर प्लीज हेलमेट के साथ, बहुत अच्छा, अगर हेलमेट के साथ साइड ग्लासेस का भी चालान किया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। क्या बात है? और दूसरी बात सर ये कि जो पुरानी गाड़ियों की बातें हो रही हैं, जब मैं पैदा नहीं हुआ था, जब मैं देखता था कि सदर में पैदा ही नहीं हुए थे तो कैसे देखते थे? सर जब आप पैदा ही नहीं हुए थे तब कैसे देखते थे?
सर मुझे मालूम चलता था ना कि 20 नंबर की गाड़ी जाती है सदर से क्लिफ्टन जाती है, सही है। या 7C की गाड़ी बफर जोन जाती है। सही ये है। इतनी पुरानी गाड़ियां हैं और इतना वो धुआं उड़ाती हुई गाड़ियां हैं। अभी बात हो रही थी कि जी वो क्लियर पास हो जाती हैं वो। तो हमारी ये सईदाबाद से जो MVI होते हैं, ट्रैफिक वाले होते हैं, तो सही इन है। गाड़ियों को कोई भी बॉन्ड नहीं करता। एक बेचारा अगर 20,000 की मोटरसाइकिल लेकर रोड पे आ रहा है उसको तो बॉन्ड कर दिया जाता है, लेकिन जो ये माफिया है, ये रोडों पे बसें दौड़ा रहे हैं, इनको अगर एक दिन भी आप इनको बाउंड कर दें तो क्या उससे फर्क नहीं पड़ेगा? ठीक हो गया, इजाजत मिल जाती है। ठीक हो गया वहीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं। हम बात करते हैं SSP साहब से। जनाब, पहला पॉइंट तो बड़ा वैलिड है इनका कि जो बैक व्यू मिरर्स हैं वो ज़रूर होने चाहिए। ये पहले जब हमने हेलमेट कैंपेन स्टार्ट किया उस वक्त हमने इसको भी हमारे नॉलेज में है और इस पे भी हम साथ साथ आगाही का उन्हें सबको मैसेज दे रहे हैं। कंपनी की तरफ से लगे हुए आते हैं, लेकिन लोग आजकल एक ट्रेंड है कि उसको उतार के रख देते हैं या फेंक देते हैं, कहते या हैं बेच देते हैं। खूबसूरती में खूबसूरत कमी आ नहीं जाती लगता, है। मज़े का नहीं लगता, या जो भी उनका एक है उसके बारे में, तो उस पर भी डेफिनेटली कर रहे हैं। चलान उस पर अभी हम नहीं कर रहे, अभी सिर्फ उस पर अवेयरनेस दे रहे हैं। सेकंड स्टेप में जाके हम उसमें चलान भी करेंगे। बाकी जो अभी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है बसेस के हवाले से, तो उसमें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि कराची जो है वो दुनिया का 6ठा या 7वां बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से। मेट्रोपॉलिटन दुनिया में 7वें नंबर पे है ये। तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, और उस पर अब एक अच्छी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जो है इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है, और 3 जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़े, वो बड़े एक्टिवली और बड़ी स्पीड के साथ उन पे काम किया जा रहा है। जैसे ग्रीन लाइन है, रेड लाइन है, और एक ऑरेंज लाइन, सॉरी येलो लाइन के नाम से है। तो ये जो हमारे कराची के डिफरेंट एरियाज़ हैं उनको कनेक्ट करेगी, और स्पेशली इसमें जो हमारा तबका है जो डिफरेंट जॉब से रिलेटेड है, डिफरेंट ऑफिस से रिलेटेड है, उनके लिए ये बहुत आसानी काफ़ी हो ज़्यादा जाएगी। फ़ायदा हो। इन्होंने ये कहा कि एक 20,000 रुपये की मलकियत की बाइक जिसके पास है उसको तो फ़ौरन रोक लिया जाता है, उसका चलान भी कर दिया जाता है। और ये जो माफिया है बसेस का, लोकल ट्रांसपोर्ट का, जिन काले धुएं छोड़ती हुई बसें और खचाखच मुर्गियों की तरह जो है ना वो भरी हुई सवारियों वाली बसें, तो उन एक्सीडेंट्स की, और जिस तरह वो बस चला रहे होते हैं, रेसें लगा रहे होते हैं, इनके लिए ट्रैफिक पुलिस थोड़ी सी क्या नरमी पैदा करती है? मैं एक्चुअली जो कॉलर थे उनका एक वर्ड भी नोट कर रहा था अभी। एक तो ये हमारे पता नहीं आदत बन गई है बेचारा कहने की, बेचारा 20,000 वाला बेचारा और 2 लाख वाला बेचारा नहीं है। तो इस चीज़ से ज़रा बाहर निकलें, 20,000 वाला भी बेचारा नहीं है, सारे एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स हैं। शुरू में मैंने बताया था कि कराची की सड़कों पे मोटरसाइकिल्स की तादाद है 3 मिलियन के करीब, 3 जो मिलियन, registered है। 30 लाख रजिस्टर्ड है। चले 15 लाख या 10 लाख रोजाना रोड्स पे आते हैं, और अनरजिस्टर्ड डाल के मेरे ख्याल 5 अनरजिस्टर्ड मिलियन तो हो पता जाएंगे। नहीं कितने होंगे। और बसेस की तादाद जो है वो 5,500 है। ओके, ठीक है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। वो हम बात कर रहे हैं 30 लाख की या 20 लाख की, जो बसेस चल रही हैं, मिनी बसेस या बसेस जो इंट्रा सिटी हैं, जो शहर के अंदर चलती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो चल रही हैं, उनकी टोटल तादाद है 5,500 के करीब कोई, जो एक सेगमेंट की है। तो उसमें ये नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, उनके खिलाफ भी डेली बेसिस पे जो कार्रवाई है वो हो रही होती है। अब इसमें थोड़ा सा एलिमेंट है कि जब तक नई चीज़ें नहीं आ जाती, अगर हम 100% इनको वाइप आउट कर दें, कराची की सड़कों से गायब कर दें, तो वो भी एक मेस बन जाएगा। तो वो थोड़ा सा हमें लिवरेज इस लिहाज से रखना पड़ता है, आल दो कि हम उसकी सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते। जिसके पास वो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है उसे ही अलाउ करते हैं, और जिसके खिलाफ पास नहीं होता फिटनेस सर्टिफिकेट, उसके अगेंस्ट डेली बेसिस पे कार्रवाई हो रही होती है। लेकिन वो वॉल्यूम ज़रा इतना डिफरेंस आता है कि वो उस तरह नज़र नहीं आता। बाइक्स की तादाद क्योंकि बहुत ज़्यादा है, लाखों में है, और वो चंद हज़ार है, इस वजह से वो थोड़ा नुमाया नहीं हो पाता। सही। अच्छा, शॉर्टली एक बात बताइएगा कि ये पुलिस को देखते साथ सारे झूठ क्यों बोलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये लाइट क्यों नहीं जल रही भी तुम्हारी, वो हेडलाइट ये अभी यहाँ से आने खराब हो गई, इसी तरह होता है ना, ये अभी खराब होती है ना, जब भी होती है मतलब कि ये मैं आज अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अच्छा फ़हीम, इसमें कुछ तो जेन्युइन लोग होते हैं और कुछ जो होते हैं हैबिचुअल होते हैं। हाँ। अब आप ये देखें, अगर आप कैमरास लगा दें तो पुलिस का काम भी आसान होगा और आवाम का काम भी आसान होगा। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। नदीम साहब, इजाज़ साहब, असद इजाज़ साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम के अख्ताम पे मैं आप सब दोस्तों से यही कहूँगा कि ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन कीजिए, और ट्रैफिक पुलिस आप ज़रा आवाम के साथ थोड़ा सा ताउन और कीजिए। ज़रा ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर बनेगा तो ज़रा पता चलेगा कितने मुनज़्ज़म और कितने बेहतरीन शहरी यहाँ पे बसते हैं। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान
जिंदाबाद।